नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो यूपी SSSC पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग ब्रिटिश यानी यूरोपियों के आगमन से लेकर के और इलाहाबाद की संधि तक पूरे हम लोग थ्योरी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी टोटल जो है आधुनिक भारत का इतिहास का ये पॉइंट है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आधुनिक भारत का इतिहास की जो शुरुआत है वो यूरोपियों के आगमन से होती है। इसमें कुछ घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं पॉइंट समय ना लगे ज़्यादा, इसीलिए मैं कुछ पॉइंट आप लोग को यहाँ पर नोट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था, जब हुआ ये थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि इसका समझते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो भारत था हमारा, ये भारत का प्राचीन समय से ही यूरोपीय देशों से व्यापार चलता था। पुराने समय से ही भारत का यूरोपीय देशों से व्यापार चलता था। जैसे कि बहुत सुने होंगे आप लोग कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। याद रखिए, भारत कोई भूला थोड़ी था कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत के समुद्री मार्गों का खोज वास्को डी गामा ने किया था। क्यों करना पड़ा खोज? याद रखिएगा, आप लोग को मालूम है, अभी बताएं कि भारत का प्राचीन समय से ही यूरोपीय देशों से व्यापार चलता था। लेकिन एक घटना हुई 1453 ईस्वी में। याद रखिए, एक घटना हुई 1453 ईस्वी में। एक जगह है जिसका नाम था तुर्की, और तुर्की ने क्या किया था, जो तुर्की लोग थे, तुर्की लोगों ने क्या किया था, बिजेंटाइन की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जब बिजेंटाइन की राजधानी पर तुर्कों ने, यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, तो इससे हुआ ये, ध्यान से समझिएगा, इससे क्या हुआ कि भारत का जो व्यापारिक मार्ग था, यानी यूरोप से, मान लीजिए यूरोप है, ठीक है ना, और ये भारत है, तो और बीच में ही ये कुस्तुनतुनिया पड़ता था, जिससे यूरोप के जो व्यापारी थे वो भारत आते थे और भारत के व्यापारी यूरोप जाते थे। तो हुआ ये कि तुर्कों के कुस्तुनतुनिया अधिकार हो जाने के कारण, यानी तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के कारण अब ये यूरोप के व्यापारी भारत नहीं आ पाते थे। इसीलिए मजबूरी में यूरोप के नाविकों को समुद्री मार्गों का खोज करना पड़ा। चूँकि ये पृष्ठभूमि है, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ ये कि पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने क्या किया, एक रास्ता, ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, इस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार बना है कि किस रास्ते से जो वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। याद रखिए, इस रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते से वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत का जो पश्चिमी तट है वो कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया था 1498 ईस्वी में। और जब 1498 ईस्वी में खोज हुआ था, तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ये पढ़ने को मिलता है कि कहाँ पे पहुँचा था, तो भारत के पश्चिमी तट कालीकट पे पहुँचा था। याद रखिएगा, कहाँ पहुँचा था, तो ये कालीकट पर पहुँचा था। और यहाँ का एक जो शासक था, तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का यहाँ पे स्वागत किया था। उसके बाद पहले तो व्यापार आपका उत्तर भारत से चलता था, लेकिन जब ये दक्षिण भारत में पहुँचा, तो आप लोग को मालूम है आज भी जो दक्षिण भारत है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उसने कुछ मसाले खरीदे, और कहा जाता है कि जब यह वापस अपने देश लौटा तो जितने मूल्य पर यहाँ से मसाला खरीदा था, उसके 60 गुना अधिक दाम पर ले जाकर उसको वहाँ पे बेचा था। 60 गुना अधिक दाम पर। तो नहीं, यूरोपियों को ये लगा कि भारत जो है एक बहुत ही बेहतरीन एक बाज़ार है, एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब ये पहुंच गया आपका कहाँ पे, पुर्तगाल, यानी यूरोप पहुंच गया। वहाँ जब पहुंचा तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी याद रखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। उसके बाद अल्बुकर्क आया था। अल्मीडा के बाद कौन आया था? अल्बुकर्क आया था। और कहा जाता है कि अल्बुकर्क ने 3G प्रणाली लागू की थी। याद रखिए, अल्बुकर्क ने कौन सी प्रणाली लागू की थी? 3G। और 3G का मतलब क्या होता है? 3G शब्द 3 प्रकार के इसमें जीव थे, एक था गॉड, एक गोल्ड और एक ग्लोरी। याद रखिए,
अल्बुकर्क ने 3G प्रणाली लागू की थी, जिसमें 3 G हैं। एक का अर्थ गॉड होता है, एक का ये गॉड होता है, गोल्ड होता है, उसके बाद ग्लोरी होता है। इसके बाद अल्बुकर्क से एक और प्रश्न बनता है, अल्बुकर्क ने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में, याद रखिए 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो शासक था आदिल शाह, उसको हरा करके बीजापुर पर कब्जा कर लिया था। याद रखिए, अब अल्बुकर्क ने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उसको हरा करके और बीजापुर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। अगला याद रखिए, कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, यानी भारत में आने वाले प्रथम जो यूरोपीय हैं वो पुर्तगाली हैं। कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। भारत का पश्चिमी तट कालीकट पर पहुंचा था। जमोरीन ने उसका स्वागत किया था, जो वहाँ का राजा था। और कहा जाता है कि गुजरात का एक अब्दुल हमीद था शायद, वहीं जो है इसका पथ प्रदर्शक का काम किया था, यानी इसको मार्ग बताने का कार्य किया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि पुर्तगाली जो हैं सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए 1961 ईस्वी में। जैसे भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन ये लोग सबसे बाद में 1961 ईस्वी में गए। और आप लोग को मालूम है पुर्तगालियों का अधिकार कहाँ था? गोवा पर था। याद रखिए, पुर्तगालियों का अधिकार गोवा पर था और पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में गोवा को मुक्त कराया गया था, ये गोवा को आज़ाद कराया गया था। ठीक है ना। उसके बाद एक प्रश्न है यहाँ से कि कोची के फोर्ट विलियम दुर्ग का जो स्थापना है, यानी जो फोर्ट विलियम का स्थापना है वो डचों ने किया था। और आप लोग को मालूम है हालैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। हालैंड के निवासियों को क्या कहते हैं? डच कहा जाता है। हालैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद अंग्रेज आएंगे। यहाँ पर कुछ ये आपके यूरोपीय देश हैं जो प्रमुख हैं, और इनका जो कंपनी है उसका स्थापना वर्ष यहाँ हम दिए हैं। उसके बाद इनकी पहली फैक्ट्री, यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, उसके बाद डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। तो याद रखिए, पुर्तगाली सबसे पहले तो आए थे 1498 ईस्वी में, और इनकी जो पहली फैक्ट्री बनी थी, याद रखिएगा, याद रखिए, पहली फैक्ट्री बनी थी कोचीन में 1503 ईस्वी में। याद रखिए, कोची में पहली फैक्ट्री बनी थी 1503 ईस्वी में। अंग्रेज़ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी, वो स्थापित हुई थी लंदन में सन 1600 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले जो इनकी फैक्ट्री बनी भारत में वो बनी सूरत में। याद रखिए, सूरत में बनी थी 1613 ईस्वी में। एक प्रश्न है कि जो अंग्रेज़ों की पहली कंपनी वो बनना शुरू हुई थी, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में। इसको याद रखें, सबसे पहले बनना शुरू हुआ था अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री है, सबसे पहले फैक्ट्री शुरू हुआ था मसूलीपट्टनम में, याद रखें, 1611 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले जो बनकर फैक्ट्री तैयार हुई वो हुई सूरत में, ये हुई थी 1613 ईस्वी में। ठीक है ना। डचों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, और उनकी मसूलीपट्टनम में कंपनी बनकर तैयार हुई 1605 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1616 में स्थापना हुआ था, और ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में, याद रखिएगा, इनकी पहली फैक्ट्री बनकर तैयार हुई थी। और फ्रांसीसियों की, याद रखिए, फ्रांसीसियों की जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी, और इनकी पहली भारत में जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी 1668 ईस्वी में। याद रखिए, देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दो प्रमुख शक्तियाँ मानी जाती है। और आप लोग को मालूम है कर्नाटक में जो 3 युद्ध हुआ था वह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और दोनों की कंपनी देखिए, दोनों कंपनी जो पहली फैक्ट्री खुली थी ये सूरत में ही खुली थी। ठीक है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। ये तो प्रमुख बिंदु थे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और भी कुछ बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। हम लोग चलते हैं बंगाल। देखिए, बंगाल में एक शासक था जिसका नाम था अलवर्दी खां। याद रखें, उसी समय जब अंग्रेज़ों का आगमन हो रहा था और अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे भारत भर में अपना प्रसार कर रहे थे, उसी समय बंगाल में एक शासक था जिसका नाम था अलवर्दी खां। कहा जाता है अलवर्दी खां के बारे में, अंग्रेज़ बताते हैं कि अलवर्दी खां जो है एक ऐसा शासक था, यानी नवाब कहा जाता था उसको, एक ऐसा शासक था जो शहद के समान है, शहद के समान था। शहद के समान होने का मतलब क्या है? ये अंग्रेज इसका एक तरह से उपाधि दिए थे, इसके बारे में बताए थे कि ये अलवर्दी खां एक ऐसा शासक है जो एक शहद के समान है, यानी इसको यदि छेड़ा ना जाए, याद रखिए इसको,
ये मधुमक्खी के समान है, ये शहद देता है, यानी कहा जाता है कि यदि इसको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगा, और यदि छेड़ दिया जाए तो बिना काटे हुए नहीं छोड़ेगा। तो ये अलवर्दी खां के बारे में एक छोटा सा पॉइंट था। आइए देखते हैं। तो अलवर्दी खां का एक पोता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। अलवर्दी खां का एक पोता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। यहीं से कहानी शुरुआत होती है भारत में अंग्रेजों के विस्तार से। ध्यान से समझिए, पूरा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं। वह ये अलवर्दी खां का एक पोता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। एक सिराजुद्दौला जो था बहुत ही बेहतरीन एक तरह से शासक रही भारत के दृष्टिकोण से। इसने क्या किया था, इसके नाम से एक घटना जुड़ी जिसको हम काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं, कोठरी की घटना। इसी को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है, इसी को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हुआ ये ही, इसका तो कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 126 अंग्रेजों को एक जो संकरी कोठरी थी, एक रूम था, उसी में बंद कर दिया था, जिसमें 126 अंग्रेजी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसी घटना को इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ये घटना थी 1756 की। उसके बाद आप लोग को मालूम होगा कि इस सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, याद रखें। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, मीर जाफर। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय यहाँ का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसी से रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरह से कहिए गुप्त व्यवहार करके या षड्यंत्र रच करके मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया। उसके बाद याद रखिए 1756 में ये घटना हुई थी ब्लैक होल की। उसके बाद 1757 ईस्वी में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में याद रखिए प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजी सेना के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि सिराजुद्दौला मारा गया और शासक बना दिया गया किसको, मीर जाफर को। क्योंकि पहले से तय था कि जैसे आप हमारा सहयोग करते हैं आपको हम लोग शासक बना देंगे, ठीक है ना। तो 1757 सन याद रखिएगा। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखें, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद 1757 के बाद मीर जाफर के बाद आपका मीर कासिम राजा बना। और पुनः एक घटना याद रखिएगा 1764 ईस्वी में हुई, 1764 ईस्वी में हुई। 1764 में हुआ आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसको याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। यानी उस समय तक जो पूरा आपका जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका उड़ीसा है, ये जितना जो क्षेत्र था, अवध हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अभी अंग्रेजों से अछूता था, यानी अंग्रेज यहाँ पे कब्जा नहीं किए थे। लेकिन कहा जाता है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, ध्यान से समझिएगा, एक तरफ जो थी अंग्रेजी सेना थी और एक तरफ पूरे उत्तर भारत के जो थे 3 राजा थे। यानी एक कहा जाता है जो बंगाल का शासक जो मीर जाफर के बाद बना था, मीर कासिम। उसके बाद अवध का नवाब शाह आलम सुजाउद्दौला और दिल्ली का जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। तो 3 लोग शामिल थे, याद रखिए, बक्सर के युद्ध में। एक थे ये मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद सुजाउद्दौला उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का मुगल सम्राट का ये शासक था, मुगल सम्राट था। तो ये हुआ मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, तीनों लोग एक पक्ष में और एक पक्ष में आपके अंग्रेज। मैदान था बक्सर का, युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों राजाओं को एक साथ पराजित किया और इस प्रकार पूरे अवध, बंगाल और दिल्ली के आसपास का जितना इलाका था उत्तर भारत पर पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद याद रखिएगा, सन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में एक संधि हुई। संधि में हुआ ये कि संधि में जो शाह आलम है, समस्त जो पूरा इलाका है अवध का, उड़ीसा का, बंगाल का, ये सब सौंप दिया गया अंग्रेजों को दीवानी वसूलने के लिए। और 26 लाख रुपया पर जो ईयर है वह पेंशन प्रदान किया जाने लगा शाह आलम द्वितीय को, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद याद रखिए 1765 ईस्वी में आपका इलाहाबाद की संधि है, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, ये तो था।
आपका आधुनिक भारत के इतिहास का पहला वीडियो। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल रुद्रा।